नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर विमेन, राजघाट, वाराणसी। This is week number 6 and lecture number 28. Forms of Temple, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल। आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ टेम्पल यानी मंदिरों के प्रकार के बारे में, जिसमें नागर स्टाइल के टेम्पल कैसे हैं, उनकी शैली किस प्रकार से है, उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 7वीं शताब्दी में प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसमें कि नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया यानी उत्तर, मध्य और दक्षिण भारतीय कलाकृतियों में उनकी डिजाइनों में एक अभिन्न अंग के रूप में पाई गई। और जैसा कि हमें उदाहरणों से पता चलता है कि 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मंदिर की संरचना अपने स्वरूप में एक निर्धारित स्वरूप ग्रहण करने लगी थी। अतः मंदिर में ये देखा जाता है कि जो बिल्डिंग है उनमें कई आवश्यक यानी कई महत्वपूर्ण भाग शामिल हुए, जिनके नाम इनके संरचना के किसी भी विवरण में आपको बार बार दिखाई देंगे। जैसे मंदिर के महत्वपूर्ण भागों का नाम आपको उत्तर, मध्य और दक्षिण इन सारे शैलियों में आपको बार बार दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ हिंदू मंदिर वास्तुकला का एक क्रमिक विकास हमें देखने को मिलता है, जो कि प्रारंभिक अपने लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि किस प्रकार हम वास्तुकला की शुरुआत देखते हैं। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि रॉक कट केव टेम्पल से लेकर मोनोलिथ स्ट्रक्चर तक, यानी कि किस प्रकार से गुफाओं मंदिरों से शुरू होकर एक अखंड मंदिरों तक हमारा वास्तुकला पहुंचा, जो कि अंततः संरचनात्मक मंदिरों के रूप में परिणित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमें मंदिर संरचनात्मक रूप में दिखाई देने लगी थी और जिनमें विभिन्न शैलियों का सूत्रपात हुआ। जैसे कि अगर हम मंदिर के मुख्य भागों के बारे में बात करें, जैसे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए टेम्पल, यानी मंदिर के मुख्य भाग क्या क्या होते, उसमें हम देखते हैं कि जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, गर्भगृह, सैंक्टम यानी कि जिसमें कि देवता का मुख्य आवास होता है, और उसमें आइडियल इमेजेस ऑफ डेटी यानी कि देवता की जो मूर्ति होती है उसमें रखी जाती है। पहले हम शुरुआत में देखते हैं कि ये एक छोटा क्यूबिकल साइज का होता था, उसके बाद ये धीरे धीरे ये बड़ा आकार लेता चला गया। फिर उसके बाद दूसरा रूप आता है मंडप। ये द एंट्रेंस टू द टेम्पल, ये मंदिर के प्रवेश द्वार से शुरू होता है। इट फीचर्स स्पेस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स टू गैदर एट दिस, यानी जो श्रद्धालु होते हैं, जो मंदिर में दर्शनार्थी होते हैं, वहाँ वो एक समूह में एकत्रित होते हैं। और इसके साथ ही साथ वो एक जो मंडप होता है वो एक पिलर के आधार पर उसको बनाया जाता है। जो तीसरा महत्वपूर्ण भाग होता है वो शिखर यानी विमान। शिखर जो कि हर उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत इन सभी प्रकार की शैलियों में आपको दिखाई देगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे नॉर्थ इंडिया में इसको शिखर बोला जाता है, साउथ इंडिया में इसको विमान बोला जाता है। और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से इस शिखर का जो शेप होता है वो अपने रीजनल यानी कि क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर किस प्रकार से बदलती हुई स्वरूप दिखाई देती है। हम साउथ इंडिया में जो शिखर देखते हैं वो कर्व शेप की दिखाई देती है, जबकि हम विमान यानी कि दक्षिण भारत में जब देखते हैं तो पैरामिडिकल टावर यानी पिरामिडियल आकार की शिखर हमें दिखाई देती है। ये इनकी क्षेत्रगत विशेषताएं हमें नजर आती है। हम अगर मुख्यतः टाइप ऑफ टेम्पल स्टाइल की बात करें कि भारत में प्रमुख रूप से कितने तरह की मंदिरों की शैली पाई जाती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मुख्यतः 3 प्रकार की शैलियों के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट, नागर स्टाइल, जिसको प्रसाद स्टाइल भी कहते हैं। सेकेंड वन, द्रविडियन स्टाइल, जो कि साउथ इंडियन स्टाइल है। थर्ड, बेसर स्टाइल। ये जो स्टाइल है वो नागर और द्रविड़ का कॉम्बिनेशन है, यानी मिश्रित। ये नागर और द्रविड़ दोनों से ही अपने कंपोनेंट लेकर एक नवीन शैली का सूत्रपात होता है, जिसको बेसर शैली कहा जाता है। अब इसे मैप के जरिए दिखाते हैं कि हमें नागर आर्किटेक्चर, बेसर आर्किटेक्चर और द्रविडियन आर्किटेक्चर हमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि नागर यानी जो उत्तर भारत की शैली है उसको नागर शैली, प्रसाद शैली इस नाम से जाना जाता है, जिनका प्रमुख क्षेत्र ये दिखाई देता है
उसके बाद द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली है जो कि दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु इन भागों में दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं बेसर, जो कि नागर और द्रविड़ दोनों के ही मिश्रित रूप यानी बेसर शैली हमें, जो कि मुख्यतः कर्नाटक और दक्कन और कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। इसे हम चालुक्यन शैली भी कहते हैं, क्योंकि अर्ली चालुक्य साम्राज्य में ये शैली प्रमुख रूप से इसका सूत्रपात हुआ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसारित हुआ। तो ये 3 मुख्य शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। और हम पूरे भारत में इन्हीं शैलियों से निर्मित मंदिरों का संरचनात्मक रूप देखते हैं। ये नागर स्टाइल टेम्पल है, ये द्रविड़ स्टाइल और बेसर। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि नागर स्टाइल, जो कि वहाँ पर भी शिखर की बात होती है, यहाँ विमान की बात होती है, और ये भी शिखर, यानी हम उत्तर भारत में जो शिखर कहते हैं और दक्षिण भारत में हम विमान का रूप कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में शिखर का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार है, और साउथ इंडिया में जो शिखर का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार, यानी दोनों अपने मूलतः जो मंदिर के भाग हैं उनमें आकार विभिन्नता के कारण जाने जाते हैं, यानी अपनी क्षेत्रगत विशेषताओं को लिए हुए ये मंदिर अपने संरचनात्मक रूप को लेते थे। अब ये दोनों का जो मिश्रित रूप है वो हम बेसर में देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नागर शैली और द्रविड़ शैली इन दोनों से ही उनकी मंदिरों के संरचनात्मक रूप को लेते हुए बेसर शैली का निर्माण किया गया है। यानी कि यहाँ के जो साम्राज्य लोग थे वो कुछ भाग बेसर के, कुछ दक्षिण के, उन दोनों का ही मिश्रित रूप लेकर मंदिर शैलियों का निर्माण कराते थे, जिसके बारे में हम अभी आगे भी बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि फीचर्स ऑफ नागर स्टाइल टेम्पल्स, यानी कि नागर शैली के मंदिरों में हम क्या क्या विशेषताएं देखते हैं, उनकी मंदिरों के जो मुख्य भाग हैं उनको क्या कहते हैं, किन नामों से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि नागर स्टाइल में हम मुख्यतः बहुत सारी उनकी विभिन्न वैरायटी देखते हैं। और हम अगर बात करें कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, तो हम देखते हैं कि हिमालय टू द नॉर्थ ऑफ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ, फ्रॉम द पंजाब इन द वेस्ट टू बंगाल टू द ईस्ट, यानी यहाँ से, यानी नॉर्थ उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूरब तक, यानी कि उत्तर में हिमालय, फिर बीजापुर तक, और फिर पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक हमें नागर शैली के मंदिर दिखाई देते हैं। ये इनका पूरा भौगोलिक विस्तार है जहाँ पर हमें नागर शैली के मंदिरों का निर्माण दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो इनका डेवलपमेंट है ये उनकी क्षेत्रगत विशेषताओं के आधार पर होती है, और इन सारी जगहों पे हम इन नागर शैली के मंदिर को देखते हैं। हालांकि अगर हम नागर शैली की योजना के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि ये अपनी विविधताएं और जटिलताओं को लिए हुए हैं, और इनके साथ इनकी जो योजना है वो वक्रीय योजना के साथ, जो इनके मंदिर हैं वो कुर्सी फॉर्म के आकार के हैं। इस प्रकार से नागर शैली का जो संरचनात्मक रूप है वो हमें दिखाई देता है। नागर स्टाइल टेम्पल में हम जो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जो मूलतः भाग की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कलश, आमलक, शिखर, मंडप, गर्भगृह, अर्धमंडप, यानी मंदिरों के मुख्य भाग हैं उनके ये नाम हैं जिनको हम कलश, आमलक, शिखर, मंडप और गर्भगृह और अर्धमंडप कहते हैं। इस फीचर्स के जो सेक्शन व्यू ऑफ विष्णु टेम्पल है, इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मंदिर का जो मूलतः भाग होता है जिसमें कि कलश, हम इस पार्ट को कहते हैं ये कलश है, और ये जो आप देख रहे हैं कि सर्कुलर शेप में बना हुआ है, जिसको कि आमले का डिजाइन, और इस पे आमले के डिजाइन की तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसको आमलक बोला जाता है। ये जो फॉर्म है इसको शिखर, और मंदिर का जो मूल भाग होता है ये गर्भगृह, उसके बाद ये इसका मंडप, और इसके आगे ये है अर्धमंडप, यानी कि ये मंदिर का मुख्य भाग होता है, और मंदिर की संरचना में ये मुख्य भाग के रूप में जाने जाते हैं और इनको इन नामों से जाना जाता है। नागर स्टाइल या प्रसाद स्टाइल, जैसा कि हम पहले ही बताए हैं, इसे नागर स्टाइल, नागर शैली भी कहते हैं, प्रसाद शैली भी कहते हैं। ये हमारे पूरे उत्तर भारत में मंदिरों की शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। इस स्टाइल में जो मंदिर बनते हैं एक स्टोन के प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं।
जनरली इसमें दक्षिण यानी कि दक्षिण भारतीय मंदिर की तरह दिस टेम्पल डोंट हैव बाउंड्री वॉल्स और गेटवे। यहाँ पर कोई बाउंड्री और गेटवे नहीं होता है, जो कि हमें दक्षिण भारत के मंदिरों में मूलतः दिखाई देते हैं। इसके साथ ही हम इनिशियल फेज में जब इनके प्रारंभिक स्वरूप में देखते हैं तो यहाँ पर हम एक शिखर की बात करते हैं। आगे पीढ़ी की बात करें, आगे काल की बात करें तो देखते हैं कि यहाँ पर कई शिखरों का कॉन्सेप्ट दिखाई देने लगता है और शिखर इंक्रीज यानी उनकी संख्याओं में वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पे इनके डिजाइन में हमें नंबर ऑफ शिखर इनकी यानी कई शिखरों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि शिखर, वॉल, पिलर, रूफ ओवर गर्भगृह एंड मंडप वर डेकोरेटेड विथ फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। यहाँ पर जो गर्भगृह है, मंडप है, शिखर, वॉल, पिलर, ये सभी को फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न यानी ज्यामिति और फूल पत्तियों से जैसे अलंकरणों से इनको अलंकृत किया गया है। साथ ही साथ इनमें गॉड्स एंड गॉडेस की जो इमेजेस हैं उसको भी अलंकृत किया गया है। और यहाँ पर कुछ मैथोलॉजीज यानी कि जो पौराणिक कथाओं से संबंधित कथानक है उनका भी प्रदर्शन इन मंदिरों पर किया गया। तो मूलतः यानी मंदिर एक धार्मिक क्रियाकलाप का केंद्र माना जाता है और वहाँ पर मुख्य रूप से देवी देवताओं का वास होता है और उनसे संबंधित कथानकों का, उनसे संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों को प्रदर्शित करने का जो स्थान वो हमें यहाँ उत्तर भारत के मंदिरों में दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि नागर स्टाइल के प्लान और एलिवेशन में हमें क्या क्या फीचर्स दिखाई देते हैं, जिसमें कि जनरली हम जो उनके प्लान इज स्क्वायर विथ ए नंबर ऑफ ग्रेजुअल प्रोजेक्शन, हम इनको देखते हैं कि चौकोर फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं और इनमें क्यूरिसिफॉर्म शेप में, इनको क्यूरिसिफॉर्म शेप में हम इनका मूलतः आकार देखते हैं। और यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है यानी मंदिरों का जो प्रोजेक्शन यानी शिखर के जो प्रोजेक्शन बने हैं उस स्ट्रक्चर में वन प्रोजेक्शन ऑन ईच साइड इन प्लान आर कॉल्ड त्रिरथ। उसको वन प्रोजेक्शन को त्रिरथ कहा जाता है, जहाँ टू प्रोजेक्शंस हैं उनको पंचरथ कहा जाता है, जो थ्री प्रोजेक्शंस हैं उनको सप्तरथ और फोर प्रोजेक्शंस को नवरथ। यानी इस आधार पर मंदिरों का निर्माण होता था, जिसमें कि अभी आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी। और इन प्रोजेक्शनों को हम देखते हैं कि ये दिस प्रोजेक्शन कैन ऑकर थ्रू आउट द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, और वो उनकी मंदिरों की लंबाई के जो उनकी संरचनात्मक चीज़ों में जो उनकी लंबाई है उसमें ये प्रोजेक्शन हमें दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही साथ हम इन प्रोजेक्शन की जो बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वन प्रोजेक्शन त्रिरथ, टू प्रोजेक्शंस पंचरथ और थ्री सप्तरथ। अब प्रोजेक्शन क्या अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन क्या होता है। ये हम जब देखते हैं कि 1, 2 एंड 3 ये एक प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर तीन प्रोजेक्शन की बात होती है यानी त्रिरथ की बात हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ये टू प्रोजेक्शन है और ये मतलब 5 के बारे में यानी पंचरथ है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 3 प्रोजेक्शन है, यानी यहाँ पर सप्तरथ की बात हो रही। तो हम देख सकते हैं और त्रिरथ का जो एग्जाम्पल है हम जो भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर टेम्पल है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है ये त्रिरथ है, यानी कि त्रिरथ बोलते हैं उनको। और ये पंचरथ, इसमें लिंगराज टेम्पल का प्रोजेक्शन जो है वो पंचरथ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इनका पंचरथ है। और सप्तरथ यानी कि सप्तरथ की बात हो रही है वो चतुर्भुज टेम्पल में है, जो कि इसको हम लोग सप्तरथ पे बात करते हैं। तो यहाँ पर त्रिरथ का उदाहरण परशुरामेश्वर, पंचरथ का लिंगराज और सप्तरथ का चतुर्भुज टेम्पल। ये इस संरचना पर ये मंदिरों का निर्माण कराया जाता था, जो कि नागर शैली में मूलतः पाए जाते हैं। उसके बाद द प्रोजेक्शन इन द प्लान आर ऑल्सो कैरिड अपवर्ड टू द टॉप ऑफ द शिखर, ऑल्सो कॉल्ड रेखा शिखर। उसको रेखा शिखर भी कहा जाता है, यानी कि जो शिखर हैं उनके ऊपर जो टू द टॉप ऑफ द शिखर उसको हम रेखा शिखर भी कहते हैं, जो कि जनरली हमें उड़ीसा के मंदिरों में दिखाई देता है। ये ड्राइंग है पंचरथ की कि किस प्रकार प्लान बनाया जाता था
कि स्क्वायर शेप में करते उसको स्क्वायर और उसके ऊपर भी स्क्वायर शेप बनाते थे, करते करते वो पूरा सर्कुलर शेप ले लेता था। उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार इस स्क्वायर शेप करते करते सर्कुलर शेप मंदिरों का बनता था, जो कि और ये है पंचरथ का एग्जाम्पल है ब्रह्मेश्वर टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर में बनाया गया है। और ये इसका जो है ये पंचरथ मंदिर कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नागर शैली में रथ का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, और इसमें हम त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ, नौरथ की भी बात करते हैं, और इसी आधार पर हमें नागर शैली के मंदिरों का उदाहरण प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे कि नागर शैली में हमें जो मेन मंदिर होती है उसके साथ ही किस प्रकार से मंदिरों का स्ट्रक्चर होता है, उसमें मूलतः कितने भाग होते हैं, और उन मंदिरों का जो मूलतः भाग होता है और किस प्रकार से उनके आकार होते हैं। नागर स्टाइल में मूलतः दो इमारतों की बात होती है, जिसमें कि एक ऊंचा मुख्य मंदिर होता है, टॉलर मेन श्राइन, एंड उसके साथ दूसरा उससे सटा हुआ, उससे एडजॉइनिंग शॉर्टर मंडप, यानी उससे ही सटा हुआ एक छोटा मंडप होता है। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर शिखर का आकार है, शेप ऑफ द शिखर। इन दोनों के बीच में जो मूलतः अंतर बनाता है वो शिखर का आकार बनाता है। इसके साथ ही साथ मुख्य मंदिर में घंटी के आकार की संरचना इसकी ऊंचाई को और बढ़ा देती है। जो बेल शेप यानी जो सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर है वो इसकी हाइट को और ज्यादा आगे बढ़ा दे। और मेनली जो इस मंदिर में हमें मुख्यतः 4 चेंबर्स दिखाई देते हैं, यानी 4 मुख्यतः कक्ष दिखाई देते हैं, जिनको गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंदिर, ये 4 मुख्य कक्ष होते हैं जो कि हमें नागर शैली के मंदिरों में दिखाई देते हैं। और इनका अलग अलग कार्य होता था। मंदिरों में इनके अलग अलग कक्ष होते थे, जिन गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर, भोग मंदिर के नाम से जाना जाता था। और मंदिर में इन सारे कक्षों का अलग अलग उपयोग होता था और उनके अलग अलग कार्य बताए गए हैं। जो हमें मूलतः जो नागर शैली के मंदिर दिखाई देते हैं उनमें कोई स्तंभ नहीं दिखाई देता है। ये मंदिर का जो मुख्य भाग होता है, इसमें ये लिंगराज टेम्पल का प्लान एंड एलिवेशन है, जिसमें कि मुख्यतः गर्भगृह, उसी से सटा हुआ जगमोहन, फिर नाट्य मंदिर और भोग मंदिर। इसमें आप इस मंदिर का जो ओरिजिनल फिगर है उसमें आपको दिखा सकते हैं कि ये मंदिर है और इसके विमान यानी शिखर, और ये है आपका जगमोहन, जिसको असेंबली हॉल भी बोलते हैं। भोग मंडप, हॉल ऑफ ऑफरिंग, जहाँ पर चढ़ावा, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसको बोला जाता है। नाट्य मंदिर, फेस्टिवल हॉल, जहाँ पर कोई भी आयोजन, कोई भी सांस्कृतिक, कोई भी मंदिर से संबंधित कार्य को किया जाता हो, वो नाट्य मंदिर। तो ये मूलतः मंदिर के मुख्य भाग होते थे और जो कि मंदिर में मुख्य रूप से इनकी भूमिका होती थी, और जिनको जगमोहन, भोग मंडप, नाट्य मंदिर और विमान कहा जाता है। मंदिर में जो बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे बाद के कालों में मंदिर में कुछ और मंडपों के डिजाइन ऐड हुए, जिनको जो कि द मंडप इन द फ्रंट ऑफ गर्भगृह, उसको अंतराल कहा जाता है। यानी गर्भगृह के जो सामने मंडप होता है उसको अंतराल कहा जाता है। और लार्ज हॉल इन फ्रंट ऑफ अंतराल इज कॉल्ड महामंडप या गुढ़ मंडप, उसको महामंडप या गुढ़ मंडप के नाम से जाना जाता है। और देयर इज ऑल्सो स्मॉलर मंडप इन फ्रंट ऑफ महामंडप विच इज कॉल्ड अर्ध मंडप या हाफ पोर्च, उनको अर्ध मंडप या हाफ पोर्च के नाम से जाना जाता है। और दीज फॉलोड बाय द्वार या डोरवे, जिसको द्वार और मुख्य द्वार से जोड़ा जाता था। गर्भगृह इज सराउंडेड बाय ए कॉरिडोर, यानी कि जो गर्भगृह के चारों तरफ जो एक कॉरिडोर होता था उस पे लोग अपना परिक्रमा पूरी करते थे, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था, कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ। और ये गर्भगृह के चारों तरफ एक कॉरिडोर के रूप में देखा जाता है, और वहां पर जो श्रद्धालु, जो भक्तगण होते थे, तो उस पाथ पे पूरी परिक्रमा तय करते थे। और उसके साथ ही साथ गवाक्ष का अर्थ होता है कि खिड़की। गवाक्ष यानी इसका मूलतः शब्द है गाय के आंख के समान, यानी स्मॉल विंडो। तो गवाक्ष जो मूलतः शब्द है वह यहाँ पर
छोटी छोटी खिड़कियों का प्रयोग किया गया है, जहाँ से मंदिर में फ्रेश एयर और लाइट का एक सुगम रास्ता हो, जहाँ से आए और मंदिर में इस तरह की प्रकाश की व्यवस्था हो पाए। तो इसलिए मंदिर के अंदर इस गवाक्ष को बनाया जाता था, जिससे कि पर्याप्त प्रकाश और पर्याप्त हवा मंदिर के अंदर आ सके। इसके बाद बात करेंगे कि डोर फ्रेम एंड पिलर डेकोरेशन, ये किस प्रकार नागर शैली में उनके मुख्य द्वार का डेकोरेशन होता था, उनके पिलर का डेकोरेशन होता था। तो नागर स्टाइल में हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक अलंकरण इनके मुख्य द्वार और डोर फ्रेम पे किया जाता था। यहाँ पर मोस्टली जो गॉड एंड गॉडेस के जो मूर्ति थी उनको बनाया जाता था, और इनके जो मुख्यतः द्वार होते थे, प्रवेश द्वार होते थे, उस पर बहुत ज़्यादा अलंकरण किया जाता था। उसके साथ ही साथ देवी देवताओं की प्रतिमाएं, गॉड एंड गॉडेस की जो प्रतिमाएं होती थी, वो चौखट के बीच में आर प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल बीम, मोस्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइंटेल, यानी कि जो मुख्य भाग होता था उस पे देवी और देवताओं की प्रतिमाओं को वहां पर बनाया जाता है, तो ललाट बीम कहा जाता है, जो चौखट के बीच में, यानी कि जो बीच में देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। दरवाजे के फ्रेम में जो कि चौखट लगी होती थी, और उसके साथ ही साथ इस पे अनेक पुष्प, अनेक दीज आर डेकोरेटेड विथ मेनी फ्लोरल ज्योमेट्रिकल डिजाइन, यानी इनको बहुत सारे फूल पत्तियों और ज्यामितिक डिजाइनों से इसको अलंकृत किया जाता था। उसके साथ ही साथ वहाँ देवी देवताओं को चित्रित करने वाले बहुत सारे पैनल, बहुत सारे वहाँ पर गॉड एंड गॉडेस की हमें पैनल भी दिखाई देते हैं। और नीचे के कुछ पैनल में वहाँ पर एट द बॉटम देयर आर सम पैनल्स वेयर इमेजेस ऑफ आइदर सिक्योरिटी गार्ड, यानी जिनको द्वारपाल के नाम से जाना जाता है, वहाँ उनके मुख्य द्वार के पास द्वारपाल यानी के इमेजेस बनाए जाते थे। जैसे कि रिवर गॉडेस, यानी कि जो नदियों की जो देवी मानी जाती हैं, गंगा और यमुना वहाँ पर मूलतः दिखाई देती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे पिलर पे, टेम्पल पे अनेक डेकोरेशन दिखाई देती, जिसमें कि देव कन्या, यक्ष, यक्षिनी और फ्लोरल गार्लैंड, यानी कि फूल पत्तियों की माला, ऐसे बहुत सारे अलंकरण इनके पिलर पे हमें दिखाई देते हैं। इस नागर स्टाइल को हम देखते हैं कि जो मंदिर का कॉन्सेप्ट होता है उसको किस प्रकार से हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये वास्तु पुरुष इज एन आर्किटेक्चरल पीस दैट रिजेंबल्स द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो मंदिर का पार्ट है उसे मानव के अंग यानी ईश्वर की प्रतिमा से उसको जोड़ा जाता है। सुप्रीम बीइंग यानी कि वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाता है, और इसमें मूलतः ईश्वर के भाग को प्रेजेंट करने, इसी तरह से मंदिर के भाग को यहाँ पर प्रेजेंट करते हुए दिखाया जाता है। नागर स्टाइल में जो नीचे का जो फॉर्म होता है, जो इसको जगती के नाम से जाना जाता है, जो जनरली स्टोन या ब्रिक से बना होता है। जगती के ऊपर एक छोटा प्लेटफॉर्म होता है जिसे पीठा के नाम से जाना जाता है। पीठा लाई अनदर प्लेटफॉर्म इज विच इज कॉल्ड अधिष्ठान, जिसको हम अधिष्ठान के नाम से जानते हैं। और उसके साथ ही साथ उस पे इट इज इमीडिएट बेस ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल वेदी बन, और दिस पार्ट ऑफ फ्रॉम एंकल, लोअर फीट और अपर फीट वो वास्तु पुरुष, ये जो है वास्तु पुरुष के एंकल, लोअर फीट और अपर फीट, ये उसको प्रदर्शित करता है। जो पिलर्ड एरिया है टेम्पल मंदिर का, जो स्तंभ क्षेत्र वास्तु पुरुष की जंघा यानी थाई को प्रेजेंट करता है। प्रवेश द्वार और द्वार पर जंघा के सबसे ऊपरी स्तर पर जो छत्र है, और उसके जो शीर्ष स्तर पे है जो कि उसकी ढलाई और नक्काशी को आगे बढ़ाता है, यहीं से जो है वो बरंडिका वो शिखर को आगे की तरफ बढ़ाता है। इस यानी कि जो ईश्वर प्रतिमा का मूलतः शरीर का पार्ट यानी शीर्ष है, नेक है, थाई है, और इन सभी पार्ट मंदिरों के मूलतः भाग को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस प्रकार बाद के फेजों में शिखर के कई भाग यानी शिखर का जो कॉम्प्लेक्स है वो कई नामों से जाना जाने लगता है, उसकी संरचनाएं और अधिक जटिल हो जाती हैं। जैसे कि कोने पर रखे हुए सबसे छोटे शिखर को कर्ण कहा जाता है, और अन्य छोटे शिखर जो होते हैं जो जिनको पुरुषृंग कहा जाता है। और उसके बाद आमतौर पर मुख्य शिखर की तरह उनमें आमलक जैसा जो बना होता है उसे भूमि आमलक कहा जाता है।
और भूमि आमलक का महत्व यह है कि उनमें से प्रत्येक मंदिर की एक मंजिल को या कहानी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से मंदिर का जो मूलतः भाग है वो वास्तु पुरुष यानी ईश्वर के मूलतः शरीर को वो प्रतिनिधित्व करता है। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो इसका शीर्ष है शरीर के ऊपर वो एक संकुचित ढांचा है जिसे कंधा कहा जाता है। उसके बाद ग्रीवा कंठ और उसके बाद ग्रीवा यानी नेक। उसके ऊपर एक छोटा सा आमलक होता है जो चक्र के आकार का होता है और इसे आमलक सरिका भी कहा जाता है। कलश जो कि आंवला सरिका के शीर्ष पर बीजा पूरक नामक नारियल के फल से युक्त एक कलश होता है और उसके साथ ही संपूर्ण जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक संपूर्ण शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। यानी भगवान का जो मूलतः एक मानव ईश्वर जब एक मानव शरीर में आता है तो उस शरीर के संपूर्ण भाग को एक मंदिर में किस तरह से मंदिर के भागों के साथ कंपेयर किया जाता है और उसको जो प्रदर्शित किया जाता है ये वास्तु पुरुष और मंदिर के संयोजन की कल्पना को यहाँ पर दर्शाया जाता है। उसके साथ ही कभी कभी गोल आकार का एक उत्कीर्ण जो है उसको शुक नासिका यानी तोते की नाक के समान उसको शुक नासिका कहा जाता है और ऊपरी भूमि आमलकों से एक शीर्ष पर स्थापित है जो कि मानव की नाक को प्रेजेंट करता है। शुक नासिका जो कि मानव की नाक को प्रेजेंट उसको भूमि आमलक कहा जाता है। ये इसको कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु पुरुष से मंदिर की कल्पना को दिखाया कि किस प्रकार एक मानव का शरीर और मंदिर के भाग को ये यहाँ फीट प्रदर्शित करता है। ये थाई यहाँ थाई और ये उसके बाद पूरे शरीर के अंग को मंदिर के भाग से यहाँ कंपेयर किया गया है शीर्ष और शीर्ष। तो किस प्रकार से वास्तु पुरुष को मंदिर के मुख्य भागों से जोड़ा जाता है ये यहाँ पर इस बात का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम बात करेंगे नगर शैली में जो प्रमुख उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं उनमें मुख्य मंदिरों को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे जिसमें कि एक प्रमुख उदाहरण के रूप में कंदरिया महादेव का नाम लिया था जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये नागर स्टाइल आर्किटेक्चर का एक प्रमुख उदाहरण है और अब ये कंदरिया महादेव टेम्पल है जिसमें कि अभी तक ने हमने जो भी मंदिर के एलिमेंट्स की बात की वो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि किस प्रकार मंदिर का ये जो मुख्य भाग होता है वो किस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाता है। इसे हम अधिष्ठान कहते हैं। ये जगती है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रदक्षिणा पथ यहाँ पर दर्शाया गया है। ये मंदिर का अर्धमंडप, ये मंडप, ये महामंडप, ये अंतराल और ये उरुश्रृंग यानी कि मंदिरों का जब कई कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है तो ये उरुश्रृंग और ये शिखर और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ये कलश और ये आमलक आप देख सकते हैं बेल शेप में ये आमलक है और ये मंदिर का शिखर है। तो इस प्रकार से मंदिरों का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है जिसका एक उदाहरण यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि एक मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर इस मंदिर कॉम्प्लेक्स की जो मेजरमेंट है कि किस प्रकार से बना कितनी इसकी ऊंचाई है कितनी इसकी हाइट है ये यहाँ पर बताया गया है और इसके साथ ही साथ यहाँ ये एक मुख्यतः नागर शैली का एक प्रमुख उदाहरण भी मिलता है। दूसरा उदाहरण लिंगराज टेम्पल जो कि उड़ीसा में है वो भी नागर शैली का एक मुख्य उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है। ये इसकी डेटिंग 11वीं सेंचुरी के मध्य बताई गई थी। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। उसके साथ ही साथ ये पूरी तरह से नागर शैली में बना हुआ है और इसके जितने भी मूलतः भाग हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं। धन्यवाद।